दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आपको आज की क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जहां पर आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपका पूरा सिलेबस जो आरओ का है वो कवर किया गया है थ्रू वीडियो कोर्सेज, वीडियो लेक्चर्स, और यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के माध्यम में प्रोवाइड की जाएगी। फिर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। ऐसी प्रजाति को क्या कहा जाता है जिसका किसी पारिस्थितिक तंत्र से जुड़ाव अथवा हटना कम से कम एक अन्य प्रजाति की अधिकता अथवा उपस्थिति में बड़ा बदलाव कर सकता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं। What is called a species whose addition to or loss from an ecosystem leads to major change in abundance or occurrence of at least one other species। इनको हम क्या कहते हैं? सूचक प्रजाति कहते हैं, जैव अमापक कहते हैं, फिर कीस्टोन प्रजातियां कहते हैं, या फिर अम्ब्रेला प्रजाति कहते हैं। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? आप ऐसे सोचिए कि एक जंगल है, एक जंगल में शेर है, ठीक है, टाइगर है। अगर हम यहाँ पे जो टाइगर, लॉयन, जो बड़े बड़े जानवर हैं, उसको इस जंगल से हटा दे तो क्या जो अदर स्पीशीज इस जंगल में हैं उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो बताइए, पड़ेगा ना, प्रभाव पड़ेगा। अगर हम शेर और लॉयन को यहाँ से हटा दे, जो बड़े बड़े आपके कार्निवोरस हैं, ये जो आपके मांस दूसरे जानवर को मार के खाने वाले जो बड़े बड़े जानवर उनको हटा दे, तो यहाँ पर जो आपके छोटे छोटे जानवर है उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, ठीक है। जो छोटे छोटे आपके पक्षी हैं, जैसे ईगल की बात करें, हम गिद्ध की बात करें, तो ये मरे हुए जानवर के मांस पर जीते हैं ना, कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर अगर टाइगर और लॉयन की पॉपुलेशन खत्म हो गई तो जंगल में जो जानवरों का शिकार जो होगा वो कम हो जाएगा, तो उससे जो पक्षी हैं, जो गिद्ध हैं, उनको भोजन मिलने में दिक्कत होगी, ठीक है। जो डिकम्पोजर हैं, जो अपघटक हैं, जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, उनको भी थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि वो डेड एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में। अगर हम इन स्पीशीज को उन इकोसिस्टम से हटा दें तो इकोसिस्टम पर प्रभाव आप देखते हैं, ठीक है। उनका वहां से हटना उस इकोसिस्टम पर एक प्रभाव डालता है, जिससे कि दूसरे स्पीशीज भी इफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर आपका उन स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं। तो सी आपका सही उत्तर है। ऐसे ही अगर हम वाटर इकोसिस्टम को, जलीय पारितंत्र को ले, तो यहाँ पर जो बड़ी मछली है, अगर वेल है, वेल को हम इस इकोसिस्टम से हटा दे तो क्या दूसरी मछलियों पर भी प्रभाव पड़ेगा? हाँ, प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर जब वेल शिकार करती है ना किसी भी चीज का, तो उसके छोटे छोटे मांस, जब वो अपने शिकार को खाती है, जब वो कुछ खाती है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो पानी में क्या होते हैं? छूटते जाते, जिससे जो छोटी छोटी मछलियां उनको भोजन मिलता है। तो कहीं ना कहीं वेल अगर खत्म होगी, ठीक है, तो जो छोटी छोटी मछलियों को उनके थ्रू भोजन मिल रहा था वो भी उनको नहीं मिलेगा। या फिर वेल जिन मछलियों को मारती है उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी उनपे पड़ सकता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर लॉस की बात ज्यादा करते हैं, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। तो सी आपका सही उत्तर है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास। अब यहाँ पर व्याख्या में भी यही चीज दी गई है जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया। अगला देखते हैं सेकंड प्रश्न को। प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुख्य निर्माता निम्नलिखित में से कौन है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान के आर्किटेक्ट कौन है? बताइए। पीसी महानबोलिस, केएन राज, फिर एमएन रॉय, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? पहली पंचवर्षीय योजना के
निर्माता की बात हो रही, आर्किटेक्ट की बात हो रही है। अब मुझे पता है इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे दो नामों में, ठीक है, पीसी महान बोलिस में और केएन राय में। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है केएन राय, बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो पहली पंचवर्षीय योजना के जो मुख्य निर्माता हैं वो केएन रॉय है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये किस उस पर बेस्ड है, किस मॉडल पर बेस्ड है, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड है। जब भी हम फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे ये किस मॉडल पर बेस्ड है, ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड है। और पीसी महान बोलिस की जब हम बात करते हैं तो पीसी महान बोलिस मॉडल पर आपकी सेकेंड पंचवर्षीय योजना, सेकेंड प्लानिंग कमीशन आपकी बेस्ड थी, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। पहला किस मॉडल पर बेस्ड थी, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर, और दूसरा हम जब बात करेंगे तो महान बोलिस मॉडल पर। ये कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। थर्ड की बात करेंगे तो ये गॉडगिल योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये गॉडगिल सजेशन पे बेस्ड थी। इसी तरीके से जब हम चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, पांचवी की बात करेंगे, छठवीं की बात करेंगे, सातवीं की बात करेंगे, तो यहाँ पर इनका क्या उद्देश्य था परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना की बात किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो आप याद रखेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। आर्थिक उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन की बात की गई है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात की गई है। आर्थिक उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया कब, छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत। और आपको मैंने पहले भी बताया है छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत क्या आया था, नाबार्ड आया था, ठीक है, याद रखिएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मेन एम था वो क्या था, गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर केंद्रित है, ठीक है, ये याद रखिएगा, गरीबी हटाओ, ठीक है। यह योजना जो थी वो गरीबी इसमें हटाने की बात कही गई थी, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर केंद्रित है ये। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो स्थिरता और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि के साथ विकास के दो मुख्य लक्ष्य इसमें रखे गए थे। तो यहाँ पर कभी कभी परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए थर्ड प्रश्न को हम देखते हैं। अगर नहीं भी याद हुआ है तो बिल्कुल भी मत परेशान होइएगा, आने वाली क्लास में हम पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड और प्रश्नों को देखेंगे और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। लेकिन पंचवर्षीय योजना आपको पता है प्लानिंग कमीशन को अब नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है, लेकिन आपकी परीक्षा में अभी भी पंचवर्षीय योजना से प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। बस आप ये याद रखिएगा, जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड है, दूसरी जो है वो महान बोलिस मॉडल पर बेस्ड है, और थर्ड की हम बात करेंगे तो आपका गॉडगिल याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर थर्ड प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात की गई है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कब लाया गया था, तो यहाँ पर बताइए 6 नवंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 26 जुलाई 1947 और 9 अगस्त 1947। क्लास मैं फिर आपको बताऊंगी यहाँ पर क्या बोला गया है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कब लाया गया था, वॉज मूव ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट ने सही उत्तर दिया होगा बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यही प्रश्न अगर इस तरीके से बनेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तब आंसर क्या होगा बताइए। 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 22 जनवरी 1947 या फिर 26 जनवरी 1947। यहाँ पर स्वीकार करने की बात की गई है, तो अगर आपने आंसर दिया है सेकेंड की 13 दिसंबर 1946, तो बता दूं मैं आपको आंसर गलत है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 22 जनवरी 1947, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। दो डेट आप याद रखेंगे जब भी हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात करेंगे। कौन कौन सी डेट आपको याद रखना है, जल्दी से रिवाइज कर लो, बोलो जहां पर भी हो। 13 दिसंबर 1946, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को इसको किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और इस प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को,
तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से इसे अपनाया था। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये दोनों चीज आपको याद रखना है, डेट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दी। तो देखिए प्रश्न किस तरीके से बना है, कब लाया गया था 13 दिसंबर 1946, कब अपनाया गया 22 जनवरी 1947। परीक्षा में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया। अगर परीक्षा में इस प्रश्न में आपको कंफ्यूज करना है ना, तो ज्यादातर स्टूडेंट को 13 दिसंबर 1946 वाली डेट याद रहती है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर यही पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत कब किया गया था। अब परीक्षा में एग्जामिनर क्या करेगा, बोलेगा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है उसको कब अपनाया गया, ठीक है, देगा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया गया, और पहला ही ऑप्शन आपको दे देगा 13 दिसंबर 1946। और जैसे ही आप एग्जाम में प्रेशर में बैठेंगे, आप 13 दिसंबर 1946 को देखे तुरंत टिक लगा देंगे, आप नीचे वाला ऑप्शन देखेंगे ही नहीं कि 22 जनवरी 1947 आपका सही आंसर है। ऐसी चीजें होती है स्टूडेंट्स के साथ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। इसी तरीके से जब नोबेल पुरस्कार वाला चीज आया था, आपसे पूछा गया था, आप लोग हमेशा रट के जाते हैं कि हम लोग जब भी बात करते हैं यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग की, तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड थे, ये सारे स्टूडेंट को पता है, एकदम रटा हुआ है। तो एग्जामिनर ने क्या किया, जिसने पेपर बनाया उसने लिखा कि नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार मिला है, पहला ऑप्शन उसने दे दिया एग्रीकल्चर। तो जो भी स्टूडेंट थोड़ा प्रेशर में थे, उन्होंने जैसे ही देखा नॉर्मन बोरलॉग और एग्रीकल्चर है, उनके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक किया कि नॉर्मन बोरलॉग मतलब एग्रीकल्चर, इसका मतलब एग्रीकल्चर में उनको पीस पुरस्कार मिला होगा। उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं कि एग्रीकल्चर में कहाँ पीस मिलता है। हाँ, हम सब्जेक्ट ले सकते हैं एग्रीकल्चर, लेकिन हम साइंस की बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार में, हम पीस की बात करते हैं। तो नॉर्मन बोरलॉग को पीस में नोबेल पुरस्कार मिला था, ना कि एग्रीकल्चर में। तो मैं ये बता रही हूँ कि एग्जामिनर जो है पेपर भी इस तरीके से सेट करता है, तो थोड़ा सा ध्यान से अपने पेपर को पढ़ा करिए, जब पेपर आसान लगे तब। यही आपकी छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो आपको 1-2 नंबर से पेपर से बाहर, एग्जाम क्वालिफाई करने से बाहर कर देती है। चलिए, ये चीज क्लियर हो गया। यहाँ पर ये याद रखिएगा, इसका संस्करण वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना है, यही हमारा प्रीएम्बल है, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो करेक्टली मैच पूछा गया है आपसे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है, अंबूर की लड़ाई, फिर बांडी बॉश की लड़ाई, बक्सर का युद्ध। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित। तो देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए, थोड़ा समय ले लीजिए, क्योंकि मुझे पता है ऐसे प्रश्नों में थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है बी। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा। हम अगर अंबूर की लड़ाई की बात करें, ये बी सही है, क्योंकि और सब आपका गलत है। अभी कैसे गलत है हम डिस्कस करते हैं। ये आपका 3 अगस्त 1749 के समय में हुआ था, और ये जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुई थी ना, सेकेंड कार्नेटिक वॉर का जो फर्स्ट बैटल था वो था अंबूर की लड़ाई, ये याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट आपको पता है कार्नेटिक वॉर कब हुई है, सेकेंड कब हुई है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। कार्नेटिक वॉर से भी रिलेटेड प्रश्न आपका बनता है, तो इसको भी अपने दिमाग में आप याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आप प्रथम कार्नेटिक वॉर कब हुई है, 1746 से 48 के मध्य हुई थी। सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1749 से 54 के बीच में। और मैंने आपको बताया है कि सेकेंड कार्नेटिक वॉर का जो फर्स्ट बैटल हुआ था, ठीक है, वो बैटल कौन सा था, अंबूर की लड़ाई थी, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद अंबूर की लड़ाई देखिए 1749, अब आपको याद रहेगा ना, देखिए 49 क्योंकि पहली बैटल यही है। फिर बांडी वॉश की बात करेंगे 1760, थर्ड कार्नेटिक वॉर की बात करेंगे तो 1756 से 63, प्लासी का युद्ध आप सभी को पता है 1757, बक्सर का युद्ध 1762, ठीक है। बक्सर के युद्ध को हम निर्णायक युद्ध कहते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद आपकी ट्रीटी साइन हुई थी, जिसको हम इलाहाबाद ट्रीटी कहते हैं। चलिए, अब 5वें प्रश्न को हम देखते हैं।
निम्नलिखित राज्यों को उनकी तट रेखा के संदर्भ में सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी। अच्छा क्लास, यहाँ पर अगर आपको पता है कि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, लार्जेस्ट तट रेखा किसकी है, तो आप सीधे इस प्रश्न का सही उत्तर बता सकते हैं। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो गुजरात की है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्लास, जब यहाँ पर आप पढ़िएगा कोस्टल प्लेन्स के बारे में तो थोड़ा सा मैप ड्रॉ करिएगा। आपको पता है ऐसे अगर हम मैप भारत का ड्रॉ करें, थोड़ा सा मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये जो रीजन है ये आपको पता है कच्छ रीजन है। ठीक है, फिर इधर अगर आप देखेंगे ये कच्छ रीजन है, इधर आप देखेंगे तो आपको काठियावाड़ रीजन मिलेगा। फिर हम इधर देखेंगे तो इधर हमको गल्फ ऑफ खंबात मिलेगा। ठीक है, और यहीं पर आपको रिवर मिलेगी माही, साबरमती, याद रखिएगा क्लास। और अब हम स्टार्ट करते हैं, इधर आपको कोस्टल इधर ही गुजरात मिलता है, गुजरात कोस्ट। ठीक है, गुजरात कोस्ट इधर पूरा, तो ये गुजरात कोस्ट के बाद हम आएंगे तो इधर हमको दमन मिलेगा, फिर गोवा, गोवा के बाद मैंगलोर। तो अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बता रही हूं, यहाँ पर ये कच्छ रीजन हो गया, इधर आपका काठियावाड़ रीजन हो गया, इधर गल्फ ऑफ खंबात हो गया, रिवर साबरमती माही हो गया, ये गुजरात वाला रीजन हो गया आपका। ठीक है, और इस रीजन को अगर हम देखेंगे तो ये आपका कौन सा रीजन है, ये आपका कोंकण रीजन है। ठीक है, कोंकण रीजन है, याद रखिएगा। कोंकण के बाद हम आएंगे तो आपको कौन सा रीजन मिलता है बताइए, कोंकण के बाद ये मिलता है कन्नड़ रीजन, जिसको कि हम केनरा रीजन भी कहते हैं। तो इधर केनरा रीजन हो गया, कोंकण, कन्नड़, और फिर लास्ट में मालाबार रीजन, ये आपका मालाबार कोस्ट हो गया। मैं एक बार और आपको इसको कलर चेंज करके बताऊंगी ताकि चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो। इधर वाला रीजन जब हम देखेंगे तो आपको कोंकण रीजन हो गया, फिर कोंकण के बाद आपको कन्नड़ रीजन हो गया, फिर मालाबार रीजन हो गया, मैंगलोर के इधर की तरफ मालाबार कोस्ट हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, ईस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट डायरेक्शन में आपको पता है ये कोरोमंडल है, इसको हम कोरोमंडल रीजन कहते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है कोरोमंडल। ठीक है, और ऊपर हम देखेंगे तो ये आपका सरकार, ठीक है, नदन सरकार, ये याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना क्लास, जो बताने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा सा मेरा मैप उतना सुंदर नहीं बना है लेकिन आप एक बार मैप में इसको देखेंगे तो याद रखिएगा। तटीय राज्य की जब हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा तट रेखा किसकी है, गुजरात की है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए गुजरात अगर आप देखेंगे फिर इधर आपको तमिलनाडु दिख रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र दिख रहा है, तो यही आपके प्रश्न में पूछा था। तो गुजरात सबसे ज्यादा है, फिर तमिलनाडु है, फिर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल यहाँ पर दिया गया है। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई ना क्लास। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठवें प्रश्न, एक जैविक प्रजाति का अधिकतम जनसंख्या आकार जिसे पर्यावरण द्वारा बनाया रखा जा सकता है वो क्या है। मैंने आपको एक क्लास में ये समझाया भी था कि इसको आप इस तरीके से समझिए कि हम एक प्लास्टिक की थैली रख रहे हैं तो एक प्लास्टिक की थैली में हम कितना वेट डालें। अगर वो प्लास्टिक की थैली 5 केजी का वेट कैरी कर सकती है तो हमने अगर उसमें 10 केजी का वेट रख दिया तो क्या होगा, प्लास्टिक की थैली फट जाएगी। ठीक है, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, ये याद रखिएगा, वो उसका वहन क्षमता नहीं है। इसी तरीके से जब हम अपने मदर अर्थ की बात करते हैं, हम अपने प्लैनेट की बात करते हैं, अपने पर्यावरण की बात करते हैं, तो पर्यावरण भी हमारे नीड्स को फुलफिल कर सकती है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि अर्थ कैन फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल बट नॉट द ग्रीड। हमारी जो जरूरतें हैं वो हमारी पृथ्वी हमारी पूरी कर सकती है, लेकिन अब हम शोषण करने लगे, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन करने लगे, तो फिर क्या होगा, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी से, वहन क्षमता से क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो इसीलिए हम बार बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को तो पूरा करें, साथ ही साथ हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के भी नीड्स को, उनका भी ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये वहन क्षमता कहलाती है। बी आपका सही उत्तर है। तो पृथ्वी की भी अपनी एक वहन क्षमता है। 7वें प्रश्न को देखते हैं, पार्सेक
से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो बताइए, पार्सेक से हम क्या मापते हैं? तापमान, विद्युत प्रभाव, पदार्थ की मात्रा या फिर दूरी? तो ABCD में से सही उत्तर क्या है? डी आपका सही उत्तर है, दूरी को नापा जाता है। देखिए, एक पार्सेक जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर के बराबर होता है। अब पेपर में इस तरीके से भी पूछा जाता है कि लाइट ईयर किस चीज का मेजरमेंट है, तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर ईयर देखते तो उनको लगता है टाइम का मेजरमेंट है, नहीं, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का मेजरमेंट है। तो याद रखिएगा, एक पार्सेक जो है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे और आगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 19.2 ट्रिलियन मील्स। ठीक है, माइल्स जिसको कि हम बोलते हैं। पार्सेक लंबाई की एक इकाई है जिसका उपयोग सौर मंडल के बाहर खगोलीय पिंडों की बड़ी दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो कहीं भी परीक्षा में अगर आपसे पूछे पार्सेक किस चीज के लिए, किस चीज को मेजर करने के लिए होता है, किस चीज का यूनिट है, या फिर लाइट ईयर, तो आप याद रखेंगे दोनों जो है वो डिस्टेंस को मेजर करता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 8वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाण कालीन स्थल उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो कौन सा यूपी में नहीं है आपको बताना है। बागौर, ठीक है, चोपनी, मांडो, फिर भददा, फिर लग्नाज। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है बताइए। तो यहाँ पे याद रखिएगा, बागौर, चोपनी, मांडो, फिर महदहा, ये तीनों जो है वो यूपी में है, लेकिन लग्नाज जो है वो यूपी में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि कौन सा आपका यूपी से नहीं बिलोंग करता है, ये पूछा गया था। यहाँ पे देख लीजिए, भारत में मध्य पाषाण कालीन स्थल, जब हम पेसरा की बात करते हैं तो ये बिहार में है। बोलिए, पेसरा कहाँ पर है? बिहार में है। लागनाज की बात करेंगे तो ये गुजरात में है। बागौल, चोपनी मांडो, सरायनाहर, फिर महदहा, दमदमा, ये सभी जो है वो कहाँ पर है? यूपी में है। प्लीज क्लास यूपी वाला आप लर्न कर लीजिएगा। क्यों लर्न कर लीजिएगा? कभी भी परीक्षा में अगर आप मेंस में अपीयर हुए, ठीक है, और मेंस में आपसे हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछा जिसमें कि यूपी का रेलेवेंस पूछा या कुछ भी, यूपी में किस तरीके से आपकी उस मध्य पाषाण कालीन या कुछ भी पूछा हिस्ट्री यूपी का, तो वहां पर आप लिख सकते हैं इन प्लेसेस का नाम। इसलिए जो यूपी में है उसको तो आप याद कर लीजिएगा, वो आपकी प्रीलिम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और मेंस के लिए भी। ठीक है, सगल कल्लू की बात करेंगे हम तो ये कर्नाटक में है। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर था। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज का सदस्य नहीं था? तो प्रार्थना समाज का सदस्य कौन नहीं था ये बोला गया है आपसे। कौन नहीं था नहीं, कौन था बोला गया है। देखिए, मैंने गलत किया, यही चीज आप लोग मेरी तरह गलती मत करिएगा। यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया, मैंने अपने मन से नहीं शब्द ऐड कर दिया गया। प्रश्न पूछा गया है कौन प्रार्थना समाज का सदस्य था? तो एनजी राणे, केटी तेलंग, या फिर दोनों, या फिर ना तो एक ना तो दो, ना ही ए ना ही बी। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? दोनों जो थे वो प्रार्थना समाज के सदस्य थे। सी आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं व्याख्या। प्रार्थना समाज की जब भी हम बात करेंगे तो ये किसकी शाखा थी? ये ब्रह्म समाज की शाखा थी, याद रखिएगा। मतलब ये ब्रह्म समाज से आपका इंस्पायर्ड थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी, आप सभी को पता होना चाहिए। तो प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज की एक शाखा थी जिसे वर्ष 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पंडुरंग द्वारा स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। एक संगठन के रूप में प्रार्थना समाज का कभी कोई बहुत प्रभाव नहीं था, लेकिन इसके सदस्य जैसे आपका एमजी राणे, ठीक है, आरजी भंडारकर, केटी तेलंग, महाराष्ट्र में 9वीं शताब्दी के महान नेताओं में से एक थे तथा वे बाद के वर्षों में सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक बने। अतः विकल्प सी सही है जो मैंने आपको बता दिया, ये याद रखिएगा। प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज के समान था, लेकिन इसे महाराष्ट्रीय संतों की परंपरा द्वारा सचेतन रूप से भक्ति से जोड़ा गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है आगे की अंतर जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक सुधारों पर केंद्रित किया गया था। 10वां प्रश्न देखते हैं। क्लास जितनी व्याख्या की जरूरत रहती है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, उतनी मैं आपको दे देती हूँ।
इसीलिए मैं एक एक स्लाइड को पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि पढ़ने में समय बर्बाद होता है। मतलब आप लोग पढ़िए, आप लोगों के लिए पढ़ना इज गुड थिंग, ठीक है, पढ़ने में समय नहीं बर्बाद होता। ये मेरे लिए था कि अगर मैं स्लाइड को एक एक चीज पढ़ने बैठूंगी तो समय बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं चीजों को आम भाषा में एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 का हिस्सा है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, त्वरित मुकदमे का अधिकार, राइट टू स्पीडी ट्रायल, सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप, विदेश यात्रा का अधिकार, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, डी। ये सारे जो राइट्स हैं ये आपके आर्टिकल 21 के अंदर है, ठीक है। आर्टिकल 21 के अंदर अगर आप देखेंगे तो इतने राइट्स आपके इंक्लूडेड है, जिसमें निजता का, राइट टू प्राइवेसी, स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ, ठीक है, फिर एकांत कारावास के खिलाफ अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, बंधुआ मजदूर के खिलाफ अधिकार, ये सारे इसमें है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं एक बार स्लाइड को दिखा दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लीजिए। ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट और यहाँ भी ले लीजिए। चलिए अब हम 11वें प्रश्न को देखेंगे क्लास। 11वां प्रश्न देखिए, बांध पर बेस्ड है। तो चलिए बता दीजिए जल्दी से, जब हम सिंगुर बांध की बात करेंगे तो वो कहाँ पर है? माता टीला कहाँ पर है? माता टीला बांध। यहाँ पर देखिए माता टीला 2 बार लिखा है, लेकिन एक बार कदाना डैम, इसको कर लीजिए, माता टीला हटा दीजिए। यहाँ इंग्लिश में देख लीजिए, सिंगुर डैम हो गया, कदान डैम हो गया, माता टीला हो गया, और आपका फिर कोयल कारो परियोजना है। तो से आप बताइए सही उत्तर क्या होगा? ABCD में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बोला गया है कौन सा आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है। अगर आपको और समय की जरूरत होती है क्लास, तो आप क्या करेंगे? वही चीज मैं रिपीट करूंगी, आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए। अगर आपको लगता है कि मैम ने बहुत जल्दी आंसर दे दिया, मैम को थोड़ा और समय देना चाहिए था, तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए। यहाँ पर हम बताते हैं आपको सही उत्तर जो है 11वें का वो है डी, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। डी जो है वो सही उत्तर है। यहाँ पर अब एक्सप्लेनेशन हम एक बार देख लेते हैं इसकी। देखिए, जब हम बात करते हैं सिंगुर बांध, तो सिंगुर बांध जो है भारत के तेलंगाना राज्य में है। पहला आपका दिया था ना यहाँ पे सिंगुर बांध तेलंगाना में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कदाना डैम की जब हम बात करें, कडावा डैम की, तो ये कहाँ पर है? ये गुजरात के राज्य में है, ठीक है। माता टीला की बात करेंगे तो ये बेतवा नदी पर बना है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। क्लियर है क्लास? अब यहाँ पर बचा आपका कोयल कारो परियोजना। कोयल कारो परियोजना जो है वो बिहार में नहीं है, वो झारखंड में है। तो डी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो बताइए मानव पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? भोजन नलिका, मलाशय या गुदा, अग्नाशय या फिर तिल्ली। तो आपको सही उत्तर बताना है। ABCD में से सही उत्तर क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है? तो ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है तिल्ली। स्प्लीन जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। अब यहाँ पर आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा होगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पर आपको देखिए माउथ एंड माउथ कैविटी दिख रहा है। तो एक चीज याद रखिएगा क्लास, कभी भी परीक्षा में अगर आपसे पूछे कि जो डाइजेशन है वो आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो आप बताएंगे डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। बहुत से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट जो है उसका सिंप्लीफिकेशन, उसका डाइजेशन जो है वो कहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है? माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ये चीज याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको पता है हम बात करते हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां प्रश्न। यहाँ पर अगर आपको फिगर देखना है तो आप देख भी सकते हैं। फिगर देख लीजिए, यहाँ पर आपको माउथ दिख रहा है, ठीक है। फिर इधर अगर आप देखेंगे तो ये स्टमक है,
यहाँ पे आपको ये लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है, फिर इधर रेक्टम जहां से जो वेस्ट है वो निकलेगा। 13 प्रश्न, निम्नलिखित किस सुल्तान ने गोंड राजा नरसिंह राय को पराजित किया तथा बहमनी साम्राज्य का विस्तार बरार तक किया था? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है बताइए। ये मैंने डिस्कस भी किया है पहले के टेस्ट में। मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, ठीक है, तजाउद्दीन फिरोज शाह या फिर हुमायूं शाह। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो तजाउद्दीन फिरोज शाह है, ठीक है, याद रखिएगा। तजाउद्दीन फिरोज शाह जो है तो उन्होंने गोंड राजा नरसिंह राय को पराजित किया था तथा बहमनी साम्राज्य का विस्तार बरार तक किया था। सी आपका सही उत्तर है। 14 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से मेघालय पठार को अलग करता है? सिंपल सा प्रश्न है, कौन आपका मुख्य प्रायद्वीपीय पठार को मेघालय पठार से अलग करता है? तो बताइए क्या होगा। मिकिर पहाड़ियां होंगी, छोटा नागपुर प्लेटू होगा, ठीक है, मालदा गैप होगा या फिर मीजो पहाड़ियां होंगी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा ABCD में से? यहाँ पर इसको हम कहते हैं मालदा गैप। अभी हम फिगर से आपको दिखाते हैं, क्लियर होगा मैम। ये देखिए क्लास, यहाँ पर ये आपको क्या दिख रहा है, ये मालदा गैप है इधर, ठीक है। इधर ये वेस्ट बंगाल का रीजन है, इधर आपका बिहार रीजन है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार राजमहल पहाड़ियों से लेकर उत्तर पूर्वी में फैला हुआ है और मेघालय या शिलोंग पठार के रूप में एक आयताकार ब्लॉक का निर्माण करता है। इस पठार को प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य खंड से अलग करता है गारो राजमहल गैप, या जिसको कि हम कहते हैं मालदा गैप। ये याद रखिएगा, इसे हम गारो राजमहल गैप भी कहते हैं। दिख गया ना मैप में ये वाला रीजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो सबसे कम मिनिमम शेड्यूल्ड ट्राइब्स आपको कहाँ मिलते बताइए। एटा में, हरदोई में, बागपत में या फिर उन्नाव में? ABCD में से सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है सबसे कम बागपत में है, ठीक है, फिर कन्नौज में, फिर बदायूं में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? बागपत। सी जो है वो सही उत्तर है। 16 को हम देखते हैं, भारत में संवैधानिक आपातकाल घोषित किया जाता है। ये सब हमने डिस्कस किया है। तो संवैधानिक आपातकाल हम किस उससे अनुच्छेद से डिक्लेयर करते हैं? 3 आपातकाल की बात करते हैं, 352, 356 और 360। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। संवैधानिक आपातकाल हो गया 356 और 360 आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय संकट। बी आपका सही उत्तर है। आसान प्रश्न था। चलिए अगला देखते हैं। 17 प्रश्न, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधे संस्थान का मुख्यालय क्या है? कोची, पोर्ट ब्लेयर, कलकत्ता, लखनऊ में? कहाँ पर है? देखिए क्लास, टेस्ट में मिक्स तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं। एक आपके डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहते हैं, और हम सोचते हैं कि ज्यादातर सब्जेक्ट भी कवर होता चले ताकि आपको आइडिया मिले कि कौन से सब्जेक्ट में आप लैक कर रहे हैं, किसमें अभी आपको और मेहनत करनी है। यहाँ पर पूछा गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ABCD में से यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है डी, लखनऊ में लोकेटेड है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 18 प्रश्न, वर्ष 1947 के पूर्व कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान पर नहीं आयोजित किया गया था? तो 1947 के पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हुए थे तो उत्तर प्रदेश में वो कहाँ पर हुए थे? कोई आइडिया? इलाहाबाद में हुए थे, आप सभी को पता है। लखनऊ में हुआ था, आपको पता है, अभी मैं बताऊंगी, याद दिलाऊंगी, ठीक है। कानपुर में हुआ था, ठीक है। मेरठ में भी हुआ था, लखनऊ में हुआ, कानपुर में हुआ, मेरठ में हुआ, बनारस में हुआ। यहाँ पर आपका कौन सा बचा है? आगरा। आगरा में एक भी सेशन नहीं हुआ था, तो ए आपका सही उत्तर है। तो चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के कंटेक्स्ट में। हो सकता है आपको मेंस में कभी पूछ ले तो आपको याद रहना चाहिए। तो आगरा में नहीं हुआ, याद रखना, ठीक है। आगरा में ताजमहल, आगरा में कोई भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन नहीं हुआ था। तो 1947 के पूर्व अगर हम कांग्रेस के अधिवेशन देखेंगे तो कितने हुए थे? उत्तर प्रदेश में 9 अधिवेशन, जिसमें कि जो आपका इलाहाबाद में 1888 में हुआ था।
याद रखिए कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है, आपको पता है ना, ठीक है। और उसी के कुछ साल बाद, 3 साल बाद ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होता है वो इलाहाबाद में होता है, ठीक है। और इसको पहले आपके जो थे जॉर्ज यूल, जो यूरोपियन थे, वो आपके इसको डिसाइड करते हैं, याद रखिएगा। फिर 1892 में होता है जिसको कि डब्ल्यूसी बनर्जी डिसाइड करते हैं। 1889 में रमेश चंद्र दत्त, ठीक है। 1905 का समय देखिए, 1905 के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या होता है, एक सेशन होता है बनारस में जिसको कि प्रिसाइड करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और 1905 में ही क्या होता है, बंगाल का विभाजन भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद में होता है 1910 में, जिसको कि विलियम वेडरबर्न डिसाइड करते हैं। 1916 देखेंगे हम, लखनऊ में होता है जिसको कि हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि प्रिसाइड कौन करते हैं, जिसकी की अध्यक्षता कौन करते हैं, अंबिका चरण मजूमदार। फिर 1925 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये आपका कानपुर में होता है और उसको प्रिसाइड करती है सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला होती है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड करती है। 1936 में जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड करते हैं। फिर 1946 में कौन, जेबी कृपलानी मेरठ में प्रिसाइड करती है, याद रखिएगा। 19 प्रश्न देखते हैं, झरिया और चंदपुरा ये सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र स्थित है कहाँ पर, तो बताइए कहाँ पर स्थित है। रानीगंज में, हजारीबाग में, पलामू में या फिर धनबाद में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो धनबाद है, ठीक, सही उत्तर। अब मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है कि जो कोल फील्ड्स है इंपॉर्टेंट है, जैसे झरिया धनबाद, यहाँ पे देखिए बोकारो वेरी इंपॉर्टेंट, जयंती, ठीक है, गोड्डा, गिरिडीह, रामगढ़, करणपुरा, डाल्टनगंज। तो यहाँ पर जितने भी झारखंड के इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं सब याद कर लीजिएगा, परीक्षा में रिपीट हो जाता है और अगर फंस गया तो सही करके आइएगा पेपर में। रानीगंज कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। बीरभूम की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। फिर डार्लिंगटन कट की बात करेंगे, दार्जिलिंग वाली, तो ये वेस्ट बंगाल में। कोरबा याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। विश्रामपुर छत्तीसगढ़, झिलमिल छत्तीसगढ़, हस्तो छत्तीसगढ़, ठीक है। उड़ीसा की बात करेंगे, झारसुगुड़ा, हिमगिरी, रामपुर, तालचेर, परीक्षा में पूछा गया है। अगर पास्ट ईयर्स के पेपर देखेंगे तो समझ में आ रहा होगा कितना इम्पोर्टेंट है। सिंगरैनी की बात करेंगे तो सिंगरैनी तेलंगाना, मैंने आपको बताया था। सिंगरौली जो है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कंटापल्ली की बात करेंगे तो ये भी तेलंगाना आंध्र प्रदेश रीजन हो गया। नेवेली वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा है, तमिलनाडु, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र से तो ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन तब भी आप एक बार देखेंगे, बरोदा देखिएगा, वर्धा देखिएगा, डब्लू वाले मलारपुर देखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगरौली हो गया। फिर उसके बाद सुहागपुर हो गया, जोहिला हो गया, उमरिया हो गया और फिर सतपुरा, ये सब एमपी में है, कोल फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। असम में देखेंगे तो रिवाइज करा रही हूँ, रिवीजन हो रहा है ना। जो स्टूडेंट पहले से मॉक टेस्ट में जुड़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि मैम जल्दी जल्दी क्यों बता रही है, क्योंकि ये चीज हम लोग 10-12 टेस्ट के बाद रिवाइज करते ही हैं और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास में। फिर बोलूंगी, कोल फील्ड, ट्राइब्स, ठीक है। ट्राइब्स चाहे आपकी उत्तर प्रदेश की ट्राइब्स हो, जनजाति हो, चाहे इंडिया की जनजातियों की बात करें या फिर हम कहें कि वर्ल्ड की जनजाति, परीक्षा में पूछ ही लेता है। जल संधि पूछता है, ओशियन करंट पूछता है, इसी तरीके से कोल फील्ड पूछता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछता है आपके परीक्षा में, ठीक है। फिर रिवर से रिलेटेड एक प्रश्न होगा ही। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अपनी तरफ से एकदम तैयार रखने, 100% तैयारी करके जाना है। परीक्षा में जैसे प्रश्न बने आपका प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। इसीलिए बार बार रिवीजन करना जरूरी है। बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमको लगता है रिपीट हो रहे हैं, हम रिपीट नहीं कर रहे, हम रिवाइज कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। असम की बात करेंगे तो यहाँ पे मखूम याद रखेंगे, जयपुर याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। परीक्षा में कंफ्यूज करेगा, जयपुर कहाँ पर है, जयपुर कोलफील्ड। राजस्थान मार्क करके मत आना, राजस्थान में नहीं है, जयपुर कोलफील्ड जो है वो असम में है, ठीक है। नजीरा असम में है, जांजी असम में है।
मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय में आपका जो पूछा है लैंग्रिन पूछा है, लेकिन आप सबको एक बार देख लीजिएगा। चलिए 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने विधि का शासन की अवधारणा प्रतिपादित की थी? तो रूल ऑफ लॉ, ये तो पॉलिटी का बहुत ही आसान प्रश्न है। तो रूल ऑफ लॉ किसके द्वारा दिया गया था बताइए? B.R. अम्बेडकर द्वारा, K.C. वेयर द्वारा, अल्बर्ट वेन डाइसी द्वारा, A.V. डाइसी लिखा रहता है हर जगह, या ग्रेनवेल ऑस्टिन द्वारा। तो A, B, C, D में से सही उत्तर क्या है? रूल ऑफ लॉ जो है वो A.V. डाइसी द्वारा दिया गया है। C आपका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए विधि का शासन ब्रिटिश न्यायवादी एल्बर्ट वेन डाइसी द्वारा दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज आप याद रखेंगे, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक में वर्ष 1885 में विकसित किया गया था। तो ये बुक का नाम भी याद रखिएगा, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न, श्वसन मूल निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं एकदम आसान शब्दों में कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, जैसे आपकी प्लांट्स हैं ये, ठीक है, ये प्लांट है, समझ लो, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट का रूट नीचे की तरफ है। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके की ये जो रूट्स होती है ना वो ऊपर की तरफ ऐसे रहती है। ठीक है, और ये जो होते हैं ना ये प्लांट्स, ये आपका श्वसन करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन एक तरीके से आप कह सकते हैं, प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं। तो ये किन प्लांट्स में मेनली ये प्रॉपर्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर देख लीजिए, हेलोफाइट्स में, जेरोफाइट्स में, एपीफाइट्स में, या फिर आपका साइकोसाइसियोफाइट्स में। ठीक है, मतलब लवण, जो लवण में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। जेरोफाइट्स जो कि आपके डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और एपीफाइट मतलब अधिक पादप वाले प्लांट्स होते हैं, और छाया प्रिय प्लांट्स को हम लोग सिशियोफाइट्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है, बताइए वो क्या है आपका? ABCD में से ये आपका है A। ठीक है, हेलोफाइट्स। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये देखिए हेलोफाइट्स कुछ इस तरीके के होते हैं, इनके रूट्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और ये रूट्स जो है वो ब्रीदिंग का काम करते हैं, इनको सांस लेने में मदद करते हैं। मेनली जो मैंग्रोव्स होते हैं ना, जो आपको कोस्टल रीजन में मिलते हैं, उनके रूट्स ऐसे होते हैं, देखिए ऊपर की तरफ निकले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप मैंग्रोव्स देखेंगे तो मैंग्रोव्स के रूट्स इस तरीके से होते हैं जो ब्रीदिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पर इनको ये एक हेलोफाइट्स है। चीजें क्लियर हो गई होगी फिगर के माध्यम से। अच्छा, पिक्चर्स के माध्यम से किसी चीज को एक्सप्लेन करना भी आसान होता है। 22वां प्रश्न देखते हैं, हमारे संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मूल शब्द का उपयोग नहीं किया गया? तो कौन सा कीवर्ड हमारे प्रियम्बल में नहीं है? अखंडता, कल्याणकारी राज्य, ठीक है, बंधुत्व या फिर गणतंत्र। तो आप बताइए क्या नहीं है? इंटेग्रिटी है, ठीक है, फेटर्निटी है, रिपब्लिक है। कौन सा शब्द नहीं है? वेलफेयर स्टेट नहीं है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछता है कि वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है, ठीक है, वो हमें हमारे संविधान में कहाँ दिखती है? तो वेलफेयर स्टेट की जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे संविधान में हमें नीति निर्देशक तत्वों में दिखता है, DTSP में दिखता है। ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्लास, ये क्या है? ये हमारा प्रियम्बल है। प्रियम्बल देखा है ना आप लोग ने? अभी हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात की, मैंने आपको बताया कि 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, जिसको कि कब अपनाया गया? कब हमारे संविधान सभा ने उसको अपनाया था? तो 22 जनवरी, पता है ना, 22 जनवरी 1947 को। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखिए प्रियम्बल की हम बात करते हैं। तो प्रियम्बल में देखिए सबसे पहले लिखा है कि पावर किसके हाथों में, सोर्स ऑफ अथॉरिटी किसके पास है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी प्रियम्बल में किसको दी गई है? द पीपल ऑफ इंडिया को, हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
तो मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जब भी हम प्रिएम्बल की बात करेंगे, प्रिएम्बल में सोर्स ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी किसके पास है, पावर किसके पास है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों के लोग जो नागरिक है भारत के, उनके पास है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब हम नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की बात करें कि भारत किस तरीके का राज्य है, तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, भारत किस तरीके का, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ठीक है, और गणराज्य। ये चीज याद रखिएगा। तो जब भी हम प्रिएम्बल की बात करते हैं, याद रखिएगा क्लास, यहाँ पर सोर्स ऑफ अथॉरिटी की बात करेंगे तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी किसके पास है, लोगों के पास है। भारत किस तरीके का राज्य है, यहाँ पे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था ना, तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करना। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में भी देख लीजिए, दोनों को साथ में लेके चलना है। थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रही होगी तो समझने का प्रयास करिएगा, आप हिंदी वाले हिंदी में पढ़िएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िएगा। जब हम बात करते हैं जस्टिस की, हम न्याय की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लिबर्टी की बात करते हैं। ठीक है, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। और डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, एडॉप्टेशन क्या है, हमने इसको अपनाया कब, 26 नवंबर 1949 को। ये चीज याद रखिएगा। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 नवंबर, मैंने क्या बोला है, 26 नवंबर बोला है ना क्लास, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने गलती से भी 26 जनवरी बोल दिया है ना, तो मुझे क्षमा करिएगा। 26 जनवरी को क्या हुआ है, हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को ये बनकर पूरे तरीके से तैयार हो गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास। तो जब भी प्रिएम्बल को देखा करिए तो याद रखिएगा जो प्रिएम्बल है वो हमारा 4 हिस्सों में बटा हुआ है। 4 हिस्सों में बटा हुआ है क्यों, क्योंकि पहले में हमने सोर्स की बात की है। ठीक है, दूसरे में हमने क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है उसकी बात की है। ठीक है, फिर हमने एक जगह बात की है हमारा जो राज्य है, जो हमारा स्टेट है, भारत है, उसका नेचर क्या है। ठीक है, और फिर हमने बात की है कि इसे कब अपनाया गया है। ठीक है, अडॉप्ट कब किया गया है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, इतनी चीज क्लियर हो गई। थोड़ा सा अगर मैंने आपको कंफ्यूज किया होगा तो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन जहां से प्रश्न बन सकते हैं मैंने आपको बताया है। एक बार 2018 में पीसीएस में प्रश्न प्रिएम्बल से पूछा था, और किस तरीके का प्रश्न पूछ लिया था, पूछा गया था कि प्रिएम्बल में हमने कितने तरीके की जस्टिस की बात की है। ठीक है, हमने कितने तरीके के न्याय की बात की है, 3 तरीके के, 1 तरीके के, 2 तरीके के। ठीक है, कितने तरीके की बात की है। फिर उसी तरीके से हमने कितने तरीके की स्वतंत्रता की बात की है, हमने कितने तरीके की समानता की बात की है। तो यहाँ पर देखिए हमने कितने तरीके की न्याय की बात की, हमने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की है। 3 तरीके की, हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की है। याद रखिएगा, नंबर पूछ लिया था परीक्षा में। लिबर्टी की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, हमने कितने तरीके की स्वतंत्रता की बात की है, थॉट की बात की है, एक्सप्रेशन की बात की है, बिलीफ की बात की है, फेथ की बात की है और वर्शिप की बात की है। तो हमने 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात की है, विचार, अभिव्यक्ति, ठीक है, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 तरीके की। हमने कितने तरीके की इक्वालिटी की बात की है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, 2 तरीके की। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात हमने की है। फिर पैटर्निटी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इस तरीके से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बना था। तो अब प्रिएम्बल से जितना मैक्सिमम प्रश्न बन सकता है मैंने आपको बताने का प्रयास किया। यहाँ पर एक चीज और जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती है वो क्या है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जब हम बात करते हैं कौन कौन से शब्द ऐड किए गए थे, तो जल्दी से वो भी मुझे बता दीजिए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने कौन कौन से शब्द जो हैं वो अपने प्रिएम्बल में जोड़े हैं। तो हमने जोड़ा है सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट, हमने इंटीग्रिटी जोड़ा है, ठीक है, ये पता है ना आप लोगों को, ये पूछा जाता है पेपर में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और कौन सा शब्द जोड़ा है, सोशलिस्ट जोड़ा है, इंटीग्रिटी जोड़ा है, और क्या जोड़ा है,
ये मैंने कई बार आपको रिवीजन में बताया है। देखिए क्लास, मैं आपको चीजें रिपीट बार बार इसलिए करती हूँ ताकि आपका कमांड बन जाए, आपको बिल्कुल भी सोचना ना पड़े। ठीक है, बिल्कुल भी सोचना ना पड़े। जैसे पेपर में आप देखें, आप तुरंत बता लें। तो मुझे बताइए कौन कौन सा? सोशलिस्ट हो गया, इंटेग्रिटी हो गया और एक आपका सेक्युलर हो गया। मतलब हमने जोड़ा है। हिंदी में भी देख लीजिए क्लास थोड़ा सा, नहीं तो आप लोग कहेंगे मैम हिंदी इंग्लिश आप दोनों को साथ में लेके चलिए। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी? सोशलिस्ट की, तो सोशलिस्ट की हिंदी क्या होगी? समाजवादी होगी ना। फिर उसके बाद जब हम सेक्युलर की बात करते हैं तो समाजवादी की बात पंथ निरपेक्ष। ठीक है, और जब हम इंटेग्रिटी की बात करते हैं, जो कि एकदम नीचे लिखा गया है, द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्रेटर्निटी वाले में द इंटीग्रिटी शब्द यहाँ पर। ठीक है, फ्रेटर्निटी वाले में देखिए तो इसको हम क्या कहते हैं? अखंडता कहते हैं। तो इतनी चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पर सारा चीज मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। अब अगले प्रश्न पे देखेंगे। चलिए 23rd प्रश्न को देखते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी कार्बोहाइड्रेट से सबसे मीठा है कौन सा? बताइए। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज या फिर डेक्सट्रोज? यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे मीठा क्या है? फ्रुक्टोज है। ठीक है, फ्रुक्टोज, सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला देखते हैं 24। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति विश्व की सबसे ऊंची प्रजाति है? बताइए। यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार या फिर बलूत? तो सबसे लंबी जो जीवित प्रजाति है वो आपकी किस वृक्ष की है? सिकोया। बी आपका सही उत्तर है। 25वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजन बम का जनक कहा जाता है? सीडी एडरसन, एल्बर्ट आइंस्टीन, एडवर्ड टेलर या हिडेकी युकावा? तो यहाँ पर आपका बताइए सही उत्तर क्या है? हाइड्रोजन बम की बात की गई है। हाइड्रोजन बम का जनक हम किसे कहते हैं? एडवर्ड टेलर को। सी सही उत्तर है। ये सब डायरेक्ट प्रश्न है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। 26 प्रश्न को देखते हैं अब हम लोग। 26 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए बताइए। पो दिया है, वोल्गा रिवर दिया है, अमेजोन रिवर दिया है और ब्लू नाइल रिवर दिया है। तो जो ब्लू नाइल रिवर है ताना लेक सोर्स से सही है। अमेजोन रिवर का एंडीज माउंटेन है। वोल्गा रिवर का आपका वल्दाय पहाड़ी है, लेकिन पो रिवर का आपका एपेनाइन पर्वत नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। देख लेते हैं। पो नदी की जब भी हम बात करेंगे तो इसका सोर्स जो है वो आल्प्स पर्वत है। ठीक है, और पो को हम इटली की गंगा के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, इटली की गंगा के नाम से हम किस नदी को जानते हैं? हम पो रिवर को जानते हैं। ठीक है, वोल्गा आपको मैंने बता दिया, वल्दाय की पहाड़ी। फिर अमेजोन एंडीज पर्वत पेरू से। ठीक है, उसके बाद हम देखें नीली नील की बात करेंगे तो वो आपका हो गया लेक ताना। इतनी चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 27 प्रश्न को देखिए। यहाँ पर ज्वालामुखी दिया गया है और देश दिया गया है। माउंट ईओ दिया है, माउंट शास्ता दिया है, माउंट किनाबुल दिया है और माउंट सबनकाया दिया है। तो आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो माउंट सबनकाया की बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये पेरू में है। सही उत्तर है। ठीक है, किनाबालू की बात करेंगे हम। बताइए। किनाबालू मलेशिया में है। माउंट शास्ता यूएसए में है। माउंट ईओ जो है वो फिलीपींस में नहीं है, वो जापान में है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर होगा। जापान में अगर हम एक और देखेंगे तो यहाँ पे फ्यूजियामा, ये कहां पर है? ये भी जापान में है। ठीक है, ए। चलिए 28 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समुद्र में कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है? कैरिबियन में, सी ऑफ कोस्टक में, बाल्टिक सी में या फिर रेड सी में? तो कहां पर नहीं होता है? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है बाल्टिक सी। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको। यहाँ पर देख लीजिए क्लास जरा, ये वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप में ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये देखिए हमने कई क्लासेस में डिस्कस किया इटली के बारे में। इटली दिखा आपको। ठीक है, इटली के बाद अगर आप देखेंगे इधर इंडियन ओशियन हो गया, इधर पैसिफिक ओशियन हो गया, इधर आर्कटिक ओशियन हो गया, इधर आपको पता है ये साइबेरियन प्लेन्स है इधर। ठीक है, इधर अटलांटिक हो गया। ठीक है, ये सब देखिए मैप में आप देखे रहेंगे तो आपके दिमाग में बना रहे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेड सी दिखेगा। अब इसी को हम इधर देखते हैं एक बार दूसरे मैप। ये आपको बाल्टिक सी दिख रहा है, बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के सराउंडिंग में कौन कौन सी कंट्रीज है? रशिया है, एस्टोनिया है, लाटविया है, ल्यूथेनिया है। ठीक है, इधर आपको जर्मनी दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है ना क्लास? याद रखिएगा परीक्षा में यही पूछा जाता है। गल्फ ऑफ फिनलैंड है ये, इधर देखिए गल्फ ऑफ फिनलैंड इधर आपको दिखेगा। अब यही चीज अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत क्लियर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन तब भी आप देखिए यहाँ पर ये जो रीजन है ये वाला रीजन, ये आपका क्या है? बाल्टिक सी का रीजन है। ठीक है, इधर आप देखिए फिनलैंड है, दिखा आपको, इधर एस्टोनिया, लाटविया, ल्यूथेनिया। ठीक है, दिख रहा है? यही चीज यहाँ पर है। देखिए ये देखिए यहाँ पर आपको एस्टोनिया, लाटविया, ल्यूथेनिया। ठीक है, और यहाँ पर आपको रशिया। यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर आपका जो पोर्शन है ये वाला, ये रशिया से भी कनेक्टेड है इधर बाल्टिक सी का। इधर फिनलैंड है, स्वीडन है। फिर देखिए आप इधर, ये आपका इधर फिनलैंड हो गया। ठीक है, और इधर आपका स्वीडन हो गया। तो समझ में आया क्लास? स्वीडन, फिनलैंड, इधर रशिया, एस्टोनिया, लाटविया, ल्यूथेनिया, जर्मनी। देखिए इधर फिर से इसको क्लीन करते हैं, चीजों को ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी चीजें, थोड़ा समय लगता है। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो गया? बाल्टिक सी हो गया। अब इधर हम आए, इधर से हमने स्टार्ट किया स्वीडन, फिनलैंड, फिर यहाँ देखिए रशिया, एस्टोनिया, लाटविया, ल्यूथेनिया। ठीक है, याद रखिएगा। फिर इधर आप देखेंगे जर्मनी, इधर पोलैंड, ये पूरा आपका बाल्टिक सी हो गया। रेड सी आपको इधर दिख रहा है। अभी हम मैप में आपको रेड सी भी दिखाती हूँ। ये देखिए रेड सी, ये रहा रेड सी। इधर आपको सऊदी अरेबिया दिख रहा है, इधर आपको इजिप्ट दिख रहा है, सूडान दिख रहा है, इरिट्रिया दिख रहा है, यमन दिख रहा है। ठीक है, और इधर दिजबूती दिख रहा है। और यहाँ पर एक स्टेट है जिसको कि हम बाबल मंडेब स्टेट कहते हैं। अब मैप में देख लो, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आपका सऊदी अरेबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, इरिट्रिया हो गया। ठीक है, दिजबूती हो गया, और यहाँ पर आपका क्या है? बाबल मंडेब है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई ना क्लास? तो वर्ल्ड में भी देखते चला करिए, यहाँ पे बाल्टिक सी है, यहाँ पर रेड सी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। चलिए 29 प्रश्न को हम देखते हैं। उस प्रश्न का उत्तर तो आपका बाल्टिक सी था। 29 को देखिए, यहाँ पे समावेशी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है। तो चलिए, अंतर क्षेत्रीय असंतुलन में कमी करना, कौशल विकास के लिए अवसरों का निर्माण करना, उद्योगों का बेहतर प्रसार या कृषि क्षेत्र में क्रमिक बदलाव। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है, बोला गया है ग्रेजुअल शिफ्ट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए रिडक्शन, किसी चीज को हम इंटर या इंट्रा रीजनल इम्बैलेंस को हम रिड्यूस करें, आज संतुलन को हम कम कर रहे हैं, तो ये तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का पार्ट होगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर रहे हैं, ये भी होगा। ठीक है, यहाँ पर उद्योगों का बेहतर प्रसार करें, डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रीज करें, ये भी होगा। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ मूव करें, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कैसे पार्ट होगा? हाँ, हम ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी हम फोकस करें, इम्प्रूवमेंट करें, तब उसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट का पार्ट हम कह सकते हैं। लेकिन शिफ्ट करें, ये नहीं होगा। तो डी आपका सही उत्तर होगा। 30 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के अंतर्गत गठित मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर नियुक्त एक सलाहकारी समिति की अध्यक्षता की थी? तो ABCD में से सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बताइए। जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, या फिर वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर SC मुखर्जी ने? तो आपका सही उत्तर जो है वो है वल्लभ भाई पटेल ने। बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर हम कुछ और चीजों को डिस्कस कर लेते हैं।
संघ समिति के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय प्रोविंस की बात करेंगे तो सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य समिति ठीक है जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। कोशिका की खोज की गई थी किसके द्वारा बताइए? कैमिलो द्वारा, रॉबर्ट हुक द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, या फिर आपके स्लाइडेन या स्वान द्वारा। ABCD में से सही उत्तर क्या है? सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। B सही उत्तर है। अगला देखते हैं 32वां प्रश्न। 2 हेक्टेयर से कम खेती योग्य भूमि वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 की प्रत्यक्ष आय सहायता निम्नलिखित में से किस योजना के तहत मिलती है? 2,000 की 6,000 की मिलती है 2,000 के फॉर्म में। तो 2 हेक्टेयर से कम जिनके पास जमीन है तो बताइए PM किसान योजना, कृषि सम्मान योजना, परंपरागत कृषि योजना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? PM किसान योजना। ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला देखेंगे 33वां प्रश्न। निम्नलिखित देशों में से कौन सा समूह स्वर्णिम अर्धचंद्र का निर्माण करता है? तो बताइए गोल्डन क्रेसेंट का निर्माण कौन करता है? इंडिया, नेपाल, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या फिर भारत, भूटान, बांग्लादेश। तो सही उत्तर क्या है? जब हम स्वर्णिम अर्धचंद्र की बात करते हैं, क्रेसेंट की बात करते हैं गोल्डन, तो ये एशिया के सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं। और इनमें कौन कौन आता है? इनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान आता है। सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका क्या है? ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि गोल्डन ट्रायंगल की हम बात करते हैं, तो गोल्डन ट्रायंगल कौन कौन से देश आपके मिलकर बनाते हैं? ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। गोल्डन ट्रायंगल की बात करेंगे हम तो इसमें कौन कौन आएगा? इंडिया आएगा? नहीं, इंडिया नहीं आएगा। ठीक है, इसमें म्यांमार आएगा। ठीक है, लाओस आएगा। यहाँ पर देखिए म्यांमार, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड। एक बार परीक्षा में आपसे पूछा गया था कि गोल्डन ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपका इंडिया शामिल है कि नहीं? तो आप याद रखिएगा नहीं। ठीक है, साउथ एशियन कंट्री जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ठीक है, यहाँ पे आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और वियतनाम, ये आपके गोल्डन ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न को पढ़िए। कार्बन पॉजिटिव क्षेत्र संदर्भित करता है। ठीक है, कार्बन पॉजिटिव एरिया क्या रिफर करता है? एक ऐसे क्षेत्र को जहां कार्बन उत्सर्जन कार्बन संचय से अधिक हो, कार्बन उत्सर्जन के साथ संतुलित कार्बन संचय वाले क्षेत्र को, आवश्यकता से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वाले क्षेत्र को, या फिर शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले क्षेत्र को। तो ABCD में से सही उत्तर आपका क्या होगा? यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव मतलब कार्बन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो आवश्यकता से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? बताइए क्लास, कार्बन पॉजिटिव क्या होगा? तो ये आपका सी ही सही उत्तर होगा। ठीक है, एरिया जहां पे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का जनरेशन हो रहा है, देन नीडेड टू सस्टेन द एरिया। यहाँ पर देख लेते हैं, कार्बन शून्य, कार्बन न्यूट्रल, शून्य ऊर्जा, शून्य उत्सर्जन शब्द उन इमारतों पर लागू होता है जो अपने संचालन के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु उसी साइट पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का क्या लिखा है यहाँ पर का उपयोग करके, ताकि एक वर्ष में उत्पादित ऊर्जा की सकल मात्रा इमारत के लिए आवश्यक ऊर्जा की सकल मात्रा से बराबर हो। कार्बन पॉजिटिव शून्य कार्बन से आगे का एक कदम है, मतलब शून्य कार्बन मतलब जीरो कार्बन, मतलब कार्बन एमिशन नहीं हो रहा है। कार्बन पॉजिटिव जो है वो उससे भी आगे का एक बड़ा कदम है, जिसमें साइट पर आवश्यकता से अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है और इससे वापस ग्रिड को भेज दिया जाता है। ठीक है,
35 देखते हैं, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है ये रिट के रिलेटेड है, रिट से रिलेटेड है कि रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में। तो ये चलिए एक आसान सा प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, उच्च न्यायालय की तुलना में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार व्यापक है। सुप्रीम कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन में बॉर्डर है आपके हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जो रिट जुरिस्डिक्शन है उच्च न्यायालय की तुलना में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार संकीर्ण है दिया गया है, ठीक है, वो नैरो है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का रिट जारी करने में जो अधिकार है वो सामान्य है और उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों पर रिट जारी कर सकता है। एक सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट ओनली ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हाइल हाई कोर्ट कैन इशू रिट ऑन ओनली ऑर्डिनरी लीगल राइट्स। तो देखिए ये गलत है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो है वो खाली फंडामेंटल राइट से रिलेटेड केसेस में ही रिट जारी कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 32 की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया गया है रिट जारी करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है। और जब हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन पे रिट जारी कर सकता है, साथ ही साथ अदर केसेस में भी। तो यहाँ पर जो लिखा है हाई कोर्ट कैन इशू रिट ओनली ऑन ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, ये गलत है। दे कैन इशू राइट ऑन ऑर्डिनरी लीगल राइट्स प्लस फंडामेंटल राइट्स दोनों। तो इसीलिए कहा जाता है हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है रिट को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट के रिट के जुरिस्डिक्शन से बड़ा है, क्योंकि हाई कोर्ट चाहे तो फंडामेंटल वॉल्यूशन के केस में भी रिट जारी कर सकता है और अदर मैटर पे भी रिट जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिट तभी जारी करता है जब फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है। ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, बी आपका सही उत्तर है, ठीक है क्लास। तो क्लास ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था। आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, चीजें रिवाइज हुई हो, ठीक है, यूजफुल क्लास रही हो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग और आप लोग जरूर बताइएगा किन किन सब्जेक्ट्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है, तो हम उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने टेस्ट में बढ़ाएंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और अपने पर विश्वास रखिए, कर्म करिए, मेहनत करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और अगर कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए, आप लोग खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद।